मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 देखेंगे, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो वाइटल मतलब कौन से जो विलेजेस है, गांव है, वो इम्पॉर्टेंट थे, और थ्राइविंग टाउन्स मतलब जो बढ़ते हुए समय के साथ जो बढ़ते हुए ग्रो करते हुए टाउन्स है उनके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी देख लेते हैं किसकी, प्रभाकर की। प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। Prabhakar sat watching the smiths at the local shop. There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out, ready for sale. A bright fire was burning, and two men were heating and beating metal rods in shape. It was very hot and noisy, and yet it was fascinating to watch what was happening. तो प्रभाकर कहाँ पे बैठा हुआ है? वो बैठ के क्या देख रहा है? स्मिथ को। स्मिथ मतलब लोहार को। और वो लोहार क्या बना रहे हैं? जो आयरन के टूल्स होते हैं, एक्सेस मीन्स जो लकड़ी का कुल्हाड़ी होता है, जो आयरन का कुल्हाड़ी होता है, लकड़ी में लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा कुल्हाड़ी। और सिकल मतलब हंसिया, जिसे वो बना के क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो उसको कैसे बनाया जा रहा है? बहुत ही मतलब फायर जो है, आग लगी हुई है, उसमें क्या कर रहे हैं, उसको जो आयरन है उसको क्या करा जा रहा है, हीट किया जा रहा है और बीट किया जा रहा है उसको शेप में लाने के लिए। तो वहां पे क्या है, बहुत गर्मी भी लग रही है और बहुत आवाज भी आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, प्रभाकर को मजा आ रहा है। फैसिनेटिंग मतलब मजा आ रहा है उसको देखने में कि क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में। We often take the use of iron for granted today. Things made of iron and steel are part of our daily lives. The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4. तो यहाँ पे अगर हम अभी की बात करें तो आयरन जो टूल्स है वो हमारे लिए मतलब एकदम कॉमन बात है। फॉर ग्रांटेड टुडे मतलब एकदम कॉमन बात है। हमारे घर के ग्रिल्स है वो आयरन के बने हुए रहते हैं। हम जो हम प्लेट्स यूज करते हैं वो स्टील के बने हुए रहते हैं। तो हमारे डेली लाइफ का क्या है, हिस्सा है। लेकिन जो आयरन का यूज कब, जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें कब यूज होना स्टार्ट हुआ, 3000 years ago। और जो बहुत सारे जो आयरन के टूल्स और वेपन्स है उसका कलेक्शन कहाँ मिल रहा है, जो मेगालिथिक बरियर्स है जिसके बारे में हमने चैप्टर 4 में देखा था, वहां पे ये बहुत सारे टूल्स जो है मिले गए हैं खुदाई के समय। तो यहाँ पे 3 टूल देख लेते हैं। तो ये अभी भी देखेंगे, चिमटा जो है घर में यूज होता है, और ये क्या है, एक्स है, और ये है सिकल मतलब हंसिया। तो अराउंड 2500 years ago, there is an evidence for the growing use of iron tools. This included axes for clearing forest and iron plowshare. As we have seen in chapter 5, the plowshare was used for increasing agriculture production. तो यहाँ पे 2005 years ago की बात है। तो यहाँ पे क्या है, एविडेंस मिला हुआ है जो आयरन है, जो ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स है उसके बारे में। तो यहाँ पे कौन से आयरन टूल्स यूज होते थे पहले के समय में? एक्सेस के यूज होते थे फॉरेस्ट को, जंगल में जो पेड़ है उसको काटने के लिए, और आयरन प्लॉशर मतलब जो हल, आयरन का हल। तो सबसे पहले हमने देखा था लकड़ी का हल, अब क्या है, आयरन के हल आ गए। और ये भी हमने देखा जो प्लॉशेयर है, जो आयरन का जो हल है, उससे क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि जो है उससे जो है मिट्टी जो जोती जाती है वो इजिली हो जाता है। अब देखेंगे अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। अब हमने आयरन प्लॉशर के बारे में देख लिया, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, इरिगेशन मतलब सिंचाई मतलब कहीं पे भी पानी इकट्ठा करके रखना। कैनाल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, या फिर कोई रिवर्स हो गया। रिवर से क्या है, एक डायरेक्ट स्ट्रीम बना दी जाती है जो खेतों में पानी पहुंचाती है। इसमें वेल्स भी आते हैं, आपके ट्यूबवेल्स भी आते हैं। ट्यूबवेल्स तो आपने अभी भी देखा होगा, जो खेत वगैरह में जो रहता है, जिसमें पानी बहुत अच्छे से बहुत तेज मतलब गिरता है। The kings and the kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. While new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. Irrigation works that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes. तो यहाँ पे जो किंग्स एंड किंगडम्स है जो हमने अभी तक पढ़ते आए हैं वो
किससे किससे सपोर्ट हो रहे हैं, जो जनता है उससे। और जनता कहाँ रहती है, गांव में। तो वो जो गांव है जो बढ़ते जा रहे हैं, उनका रहन सहन का तरीका बढ़ते जा रहा है, तो वैसे ही किंग्स और किंगडम भी क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे बढ़ रहे हैं, न्यू टूल्स, जैसे जैसे नए टूल्स हैं, और इरिगेशन की जो एग्रीकल्चर का जो तरीका है उसे भी इंक्रीज करके। तो हमने इससे पहले देख लिया आयरन प्लॉशेयर, अब यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन भी हमने देखा था चैप्टर 5 में। और इंक्रीज प्रोडक्शन के लिए क्या है, अब इरिगेशन। इरिगेशन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कैनाल्स बनाए जाते हैं, मतलब नालियां बनाई जाती है, वेल्स है, वेल सबको पता है, कुआं, टैंक्स है, तालाब बना के रखे जाते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स जो है, पॉन्ड जो होता है उसको बना के उससे क्या है, सिंचाई किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो फार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ जो बारिश का पानी उसी पे निर्भर नहीं होता। अगर पानी जमा है, अगर पानी है, मिट्टी है, बीज है, तो आराम से जो है एग्रीकल्चर, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। अब उसके बारे में उसके बाद हमको देखना है, यहाँ पे एक पजल टाइप का दिया हुआ है। If you look at the chart, you will find that some of the stages of construction of irrigation work as mentioned. तो यहाँ पे जो irrigation work है कुछ दिया हुआ है, कुछ आपको फिल करना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, फर्स्ट वाले में किंग्स नीडेड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस एंड फोर्ट्स। तो किंग को क्या चाहिए, पैसा। तो वो क्या करता है, टैक्स डिमांड करता है फार्मर से। तो टैक्स के लिए पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। तो उसके बाद ये कैसे पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल विद इरिगेशन। फिर उसके बाद इरिगेशन कैसे इंक्रीज करना है, तो उसमें किंग्स जो है मनी प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। सो किंग प्रोवाइड करता है ये सब चीज, पैसे भी और एक इरिगेशन वर्क का प्लान। तो उसके लिए क्या चाहिए, लेबर कौन देता है, जो कॉमन पीपल है वो। और उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और रेवेन्यू इंक्रीज होता है। और इससे क्या होता है, फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टन। तो यहाँ पे फार्मर्स को भी बेनिफिट हो जाता है क्योंकि उनके जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, वो टैक्सेस जो है इजिली दे सकते हैं। उसके बाद हमको देखना है हु लिव्ड इन विलेजेस, गांव में कौन रहता था। तो गांव में किंग तो रहेंगे नहीं, तो कौन दे रहता था, हमको देखते हैं। There were at least 3 different kinds of people living in most villages in the southern and northern part of the subcontinent. तो यहाँ पे 3 तरीके के लोग हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो आप 3 तरीके का इमेजिन कर सकते हैं, एक सबसे बड़ा होगा, छोटा होगा, उसके बाद सबसे छोटा होगा। तो बड़ा कौन होता है, जो वहाँ का मुखिया है। अगर आप हर कोई है जो गांव से कहीं ना कहीं लिंक्ड अप रहता है, तो सबको पता रहता है गांव में एक मुखिया होता है, उसके नीचे जो छोटे छोटे जमींदार रहते हैं वो होते हैं, और उसके नीचे जो होते हैं कॉमन पीपल जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं होती। तो उसी चीज को हमको देखना है। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर मतलब जिनके पास बहुत सारी जमीन है, दे वे नॉन एज विल्लार, उनको विल्लार बोला जाता था। और ऑर्डिनरी प्लॉमैन जिसके पास छोटी मोटी जमीन है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लार्ज लैंड ओनर मतलब जिसके पास 100 एकड़ की जमीन है, और ऑर्डिनरी प्लॉमैन मतलब जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ इतनी थोड़ी बहुत जमीन है, वे नॉन एज उजावार। एंड लैंडलेस लेबरर्स मतलब जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है, उनको क्या करते हैं, और इंक्लूडिंग स्लेव्स जो गुलाम है, उनको क्या बोला जाता था, कदायसार या अदी मई। तो ये इनको टर्म्स दिया गया है। अब उसके बाद हम साउथ का देख लिया, अब नॉर्थ में देखेंगे। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नॉन एज ग्राम भोजका। Usually men from the same family held the position for generations. In other words, the post was hereditary. The Gram Bhojaka was often the largest land owners. He had slaves and hired workers to cultivate the land. Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. तो जो हमने साउदर्न पार्ट का देख लिया, अब नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, जो विलेज हेड है उसको क्या बोला जाता है, ग्राम भोजका। तो ग्राम भोजका का जो पोस्ट है वो क्या है, हेरिडिटी। अगर कोई ग्राम भोजका है तो उसके बाद जो है, उसके जाने के बाद कौन बनेगा ग्राम भोजका, उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे मतलब इस तरीके से जो चलता आता है उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो ये पोस्ट जो क्या है, सेम फैमिली के लोग को मिला जाता था। और ग्राम भोजिका जो है वो क्या रहता था, लार्जेस्ट लैंड ओनर मतलब जिसके पास बहुत सारी जमीन होती थी। और इसके अंदर क्या कौन कौन काम करते थे, स्लेव्स हो गया, और वो
लोगों को भी अपने अंडर रखता था, हायर करता था, उनको पैसे दे के रखता था अपना जो खेत है उसमें काम कराने के लिए। मतलब वो खुद अपने खेतों में काम नहीं करता था, वो लोगों को रखता था पैसे दे के काम कराने के लिए। बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल, किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस। और ये उनके पास पावर है, इसलिए क्या है, किंग उन्हीं को बोल देते थे कि तुम टैक्सेस जो कलेक्ट करने वाला काम है जो विलेज से, वो तुम ही कर लो। और कुछ केसेस में वो एज अ जज, अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, छोटा मोटा डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या बनते थे, जज भी बन जाते थे, और सब कभी कभी पुलिस मैन टाइप का भी रोल उनको निभाना पड़ता था। Apart from Gram Bojaka, there were other independent farmers known as Grihapatis, most of whom were small landowners, and then there were men and women such as Dasa Karmakaras who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others. So ग्राम भोजका के अलावा कौन और थे इंडिपेंडेंट फार्मर्स, मतलब जिनकी थोड़ी बहुत जमीन है, उनको क्या बोला जाता था, गृहपति। तो ये क्या थे, स्मॉल लैंड ओनर, जिनके पास छोटी मोटी जमीन होती थी। और जो मैन एंड वुमेन जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होती थी, उनको क्या बोला जाता था, दासा कर्मकाराम। तो ये क्या करते थे, दूसरों की जमीन में क्या है काम करके अपना गुजारा किया करते थे, पैसे कमाया करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वेयर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन, अलग अलग क्राफ्ट पर्सन और हैं विलेज में, सिर्फ एग्रीकल्चर वाला काम नहीं होता है। तो सबसे पहले तो और कौन कौन लोग है, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, पॉटर मतलब जो पॉट्स वगैरह बनाता है, मटके वगैरह बनाता है, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है जिसे बढ़ाई बोला जाता है, और वीवर जो कपड़े बुनने का काम करता है। तो ये लोग भी हुआ करते थे विलेज में। अब उसके बाद हमको देखना है द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन मतलब तमिल में लिखी हुई पोएट्स जो है वो कितनी पुरानी है। तो some of the earliest work in Tamil known as Sangam literature were composed around 2300 years ago. These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams of the poets that were held in the city of Madurai. The temple terms mentioned above are found in संगम लिटरेचर। तो संगम तमिल में जो लिखे हुए पोएट्स हैं उनका एक लिटरेचर है, उनका एक कलेक्शन है, उनको क्या बोला जाता है, संगम लिटरेचर बोला जाता है। और ये कब कंपोज किया गया, कंपोज मतलब इन्हें लिखा गया, बनाया गया है 2300 ईयर्स एगो। और इन टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, संगम इसलिए बोलते हैं क्योंकि संगम मतलब एक सभा, एक मेल। तो यहाँ पे एक असेंबली क्रिएट होती थी जहाँ पे लोग बैठते थे और इस तरीके के जो पोएम्स है, पोएट्स है, उनको लिखते थे और वहाँ पे लोगों को दूसरे लोगों को भी सुनाया करते थे। तो इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, संगम। और ये कौन सी सिटी में हेल्ड हुआ करता था, कौन सी सिटी में होता था, मदुराई में। ओके, तो फाइंडिंग अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। तो ये जो सिटीज है इनके बारे में पता कैसे चल रहा है हमें, अभी तो कोई है नहीं उनके बारे में बताने के लिए, तो हमें कैसे पता चलता है, स्टोरीज, कुछ कहानियां वगैरह लिखी हुई, ट्रैवलर्स जो बाहर से आए हुए लोग थे जो यहाँ घूमने के लिए आते थे, वो कुछ डिस्क्राइब करते थे, वो अपनी डायरीज लिखते थे या इन चीज़ों के बारे में लिखा है उन्होंने, तो वहाँ से पता चलता है ट्रैवलर से। और स्कल्पचर और आर्कियोलॉजी, स्कल्पचर मतलब अगर कोई वॉल है या कोई मंदिर है, वहां के दीवारों वगैरह में कुछ स्कल्पचर है, कुछ आकृति वगैरह बनी है, उससे पता चलता है। और आर्कियोलॉजी जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब जो मिट्टी की खुदाई से जो सामान निकलता है उसकी स्टडी की जाती है, उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो यू मे हैव हर्ड ऑफ जताकास। दिस वेयर स्टोरीज दैट वेयर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। दे हियर इज अ पार्ट ऑफ अ जताका स्टोरी विच टेल अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच। तो यहाँ पे छोटी सी, मतलब आपने सुना होगा जताकास के बारे में। तो जताका शॉर्ट स्टोरीज है जिसे क्या है, ऑर्डिनरी पीपल जो है, कॉमन पीपल जो है, जो गांव में रहते हैं, उन्होंने बोला है, उन्होंने बनाया है और जनरेशन टू जनरेशन उसको क्या करते थे, पास ऑन किए जाते थे। उसके बाद जो है बुद्धिस्ट मॉन्क जो है उन्होंने इसे लिख के प्रिजर्व किया और इन्हें एक स्टोरी, मतलब एक जताका का पूरा एक स्टोरी का कलेक्शन है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, एक मतलब पुअर मैन, एक गरीब आदमी के बारे में। तो उसको देखते हैं हम लोग, एक क्लेवर पुअर मैन, तो एक चालाक गरीब आदमी की कहानी है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन सिटी। हिज ओनली रिसोर्स वाज अ डेड रैट। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू अ होटल फॉर देयर कैट। तो यहाँ पे एक समय की बात है जब एक मतलब गरीब आदमी जो है वो क्या करता है, सिटी में जाता है
ठीक है, वो कहाँ कर रहता है, सिटी में जाने के लिए रहता है। तो वहाँ पे उसके पास एक ही चीज रहता है, उसके पास एक ही रिसोर्स रहता है, उसका एक ही धन रहता है। वो क्या रहता है, एक मरा हुआ चूहा। तो वो मरा हुआ चूहा को क्या करता है, बेच देता है। किसे बेचता है, होटल को बेच देता है, बिल्ली के लिए, और उनकी बिल्ली के लिए। तो देन वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म, द किंग्स गार्डन वॉज लिटर्ड विथ ब्रांचेस एंड लीव्स एंड द गार्डनर वॉज एट अ लॉस एज हाउ टू क्लियर द मेस। द यंग मैन ऑफर, मेस मतलब कचरा, लिटर मतलब बिखरा हुआ। द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड्स एंड लीव्स। द गार्डनर एग्रीड एट वंस। तो यहाँ पे एक समय के बाद क्या हुआ, तूफान आया। तो उसमें जो राजा है, उसका जो गार्डन है, उसमें जो है पत्ते और टहनियाँ जो है बिखर जाती है। तो गार्डनर क्या है, एकदम परेशान हो जाता है। उसे मतलब कितना नुकसान हो गया, और वो सोचता है कि ये जो कचरा हुआ है, मैस जो है, उसको कैसे साफ किया जाए। तो वो जो आदमी है वो वहां पे जाके क्या करता है, मैं गार्डन को साफ कर दूंगा, लेकिन बात क्या है, वो जो वुड और लीव्स है जो वहां बिखरे हुए हैं, वो उसको क्या कर लेगा, रख लेगा अपने पास में। तो young man rounded up all children who were playing with an offer of sweets for every stick and leaf they could collect. In no time, every scrap had been neatly piled up near the entrance. Just then, the king's potters was on a look out for fuel with which to bake his pot. So he took the whole lot and paid the young man for it. तो जो आदमी है वो क्या करता है, जो वहां पे बच्चे खेलते रहते हैं, राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे वहां खेल रहे हैं उनको पकड़ के लेके आता है, और उनको क्या बोलता है कि मैं तुमको मिठाई दूंगा अगर तुम ये जो स्टिक और लीफ है उसको कलेक्ट कर करके मेरे पास लाओगे। और कहाँ पे रखना है, वहां पे एंट्रेंस में रखना है उनको बढ़िया तरीके से। तो उसका काम हो जाता है, बच्चों को मिठाई दे देता है। तो उसके बाद क्या होता है, जस्ट देन द किंग्स पॉटर, पॉटर मतलब अभी हमने देखा जो कुम्हार है वहां पे, वो क्या देखते रहता है कि उसको फ्यूल चाहिए रहता है। फ्यूल मतलब जो घास या लकड़ी वगैरह चाहिए रहता है आग जलाने के लिए, जिससे वो अपने जो पॉट्स वगैरह है उसको बेक कर सके। तो वो क्या करता है, वो पूरा जो लॉट है उसको बेच देता है। अब आगे देखेंगे। Our young man now thought of another plan. He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 grass cutters. They were pleased and said, "You have done us a good turn. टेल अस व्हाट वी कैन डू फॉर यू। तो यहाँ पे अब वो एक दूसरा प्लान करता है। वो क्या करता है, मतलब फुल एक जार लेता है, उसमें पानी लेता है, और जो सिटी गेट है वहां पे जाके क्या करता है, जो घास काटने वाले हैं 500 घास काटने वाले लोगों को पानी पिलाता है। तो वो जो घास काटने वाले हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए अच्छा काम किया है, यू हैव डन अस अ गुड टर्न, मतलब तुमने हमारे लिए अच्छा काम किया है, तो तुम बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो रिप्लाई करता है कि आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। तो वो बोलता है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो ही देन मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम tomorrow a horse dealer is coming to the town with 500 horses. Hearing this, our young man went back to the grass cutter. He said, please give me a bundle of grass each and don't sell your grass till mine is sold. They agreed and gave him 500 bundles of grass. When the grass dealer could not buy any grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. तो उसके बाद क्या होता है, वो एक ट्रेडर है, एक धंधा करने वाले को क्या करता है, एक व्यापारी को क्या करता है, अपना दोस्त बना देता है। तो वो व्यापारी उसको बताता है कि कल एक घोड़ा बेचने वाला यहाँ पे आने वाला है, वो भी कितने हॉर्सेस के साथ, 500 हॉर्सेस के साथ, 500 हॉर्सेस के साथ। ये सुनने के बाद जो उसके पास एक आइडिया आता है, वो जो ग्रास कटर्स थे उनके पास जाता है, वो बोलता है कि आप 500 ग्रास कटर्स हैं, तो 500 ग्रास कटर एक एक ग्रास जो है बंडल जो है मुझे देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, वो बंडल मुझे देने के बाद अपने घास जो है नहीं बेचना है, जब तक मेरा जो घास है वो सारा का सारा बिक ना जाए। तो वो एग्री हो जाते हैं इस चीज के लिए कि हाँ भी तुम्हारा बिकेगा, उसके बाद ही हम बेचेंगे। तो जो हॉर्स डीलर वहां आया हुआ रहता है उसको कहीं पे भी घास नहीं मिलती अपने घोड़ों को खिलाने के लिए। तो एट लास्ट जो है उसको क्या है, वो जो आदमी है उससे खरीदना पड़ता है, वो भी कितने में, 1000 कॉइन्स में। तो यहाँ पे हमने कॉइन देखा कि कैसे जो कॉइन्स जो है एक वैल्यू रखता है ना, जो सिक्के हैं, पैसा जो है वैल्यू रखता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे क्योंकि। तो यहाँ पे है रिंग वेल फाउंड इन दिल्ली, नीचे हम देखेंगे
we can use the other kinds of evidence to find out about the life in some of these early cities. Sculptures, carved scenes depicting people living in towns and villages as well as in forests. Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars, gateway or buildings that were visited by people. तो यहाँ पे जो है अदर एविडेंस कैसे है स्कल्पचर्स के बारे में. स्कल्पचर मैंने थोड़ा सा आपको बताया था. तो स्कल्पचर जो है कहाँ कहाँ होते थे, डेकोरेट जो रेलिंग्स है, पिलर्स है, गेटवेज है बिल्डिंग्स की, उसमें हुआ करते थे. तो यहाँ पे रिंगवेल जो साउथ दिल्ली में फाउंड आउट हुआ है, तो ये जो रिंगवेल है एज अ टॉयलेट का ड्रेनेज वगैरह के लिए यूज किया जाता था. और यहाँ पे हमको स्कल्पचर देखना है सांची का. सबसे पहले उसको देखते हैं. सांची स्तूपा जो है मध्य प्रदेश में है. तो ये देखिए, ये एक रेलिंग है बिल्डिंग का. तो यहाँ पे देखेंगे काफी सारा जो चीज है वहाँ पे, यहाँ पे पेड़ पौधा है, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यहाँ पे घोड़े भी हैं. तो अलग अलग जो वहाँ का लाइफस्टाइल है उसके बारे में इसमें दिखाया गया है. तो मैनी ऑफ द सिटीज that developed from about 2500 years ago were capitals of Mahajanpadas that you have learned in chapter 5. As we have seen, some of these cities were surrounded by massive fortification wall. तो यहाँ पे जो भी सिटीज आगे बढ़ के डेवलप हुआ है वो क्या था, कैपिटल्स. जो महाजनपदास के बारे में हमने चैप्टर 5 में देखा है, उनके कैपिटल्स थी. और वो 2005 ईयर अगो जो है वो धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ते गए. तो हमने इस सिटीज के बारे में देखा था पहले कि ये जो सिटीज है, जो महाजनपदास की सिटीज हैं, वो फोर्टिफाइड रहते थे मासिव वॉल्स के साथ. जो वॉल्स हैं उनसे उनका फोर्टिफिकेशन किया जाता था. इन मेनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रो ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ अदर. These are known as ring wells. This seems to have been used as toilet in some cases and as drains and garbage dumps. These ring wells are usually found in individual houses. तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने उनको क्या मिला है, रो ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स के शेप में, जैसे हमने ऊपर देखा. तो ये रिंग्स के शेप में इस तरीके से अरेंज्ड है. तो ये मोस्टली जो है यूज करे जाते थे ड्रेनेज के लिए, गार्बेज है उसको डंप करने के लिए, इस तरीके के काम के लिए इसको यूज किया जाता था. और ये जो रिंग वेल्स है वो क्या है, अलग अलग घर में अलग अलग फाउंड हुआ करते थे, मिला करते थे. वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट. अदर्स मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक एंड थैच मे हैव नॉट बीन सर्वाइव्ड. तो यहाँ जो है कॉमन पीपल के जो घर है, जो ऑर्डिनरी पीपल के जो घर है, जो गांव में रहते थे, वो घर जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को अभी भी नहीं मिला. लेकिन वो कुछ कुछ डिस्कवरी जो है अभी भी हो रही है. क्यों? क्योंकि ये जो है लकड़ी से बने हुए रहते थे, मिट्टी से बने हुए रहते थे, ईंटों से बने हुए रहते थे. थैच जो पत्ते हो गए उनको बोला जाता है थैच. जो अगर आप गाँव वगैरह में पहले वो बना रहता था, पेरा ऊपर में डालते थे. तो उस तरीके के जो घर हैं वो अभी सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए उनके बारे में हमको कुछ ज़्यादा नहीं पता है. अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट. अब इतने सारे मेथड्स हो गए. अब अनदर वे क्या है, अर्ली सिटी इज अकाउंट ऑफ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स हु विजिटेड देम. तो जो बुक्स वगैरह जैसे मैंने बताया, बुक्स है, डायरीज है, उन्होंने लिखे. जो सेलर्स यहाँ पे आते थे, जो ट्रैवलर्स यहाँ पे आते थे, उनसे हमको बहुत कुछ पता चलता है. तो वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैज बीन फाउंड वाज बाय एन अननोन ग्रीक सेलर. ही डिस्क्राइब्ड ऑल पोर्ट्स ही विजिटेड. तो यहाँ पे एक अननोन ग्रीक सेलर है जो ग्रीक से आया हुआ था, उन्होंने कुछ कुछ लिखा है. और उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी पोर्ट्स मतलब बंदरगाह जहाँ पे नाव आती है, रुकती है, और वहां से नाव वापस अगर दूसरे जगह जाना है तो वहां से जाती है. तो जो जैसे बस स्टैंड होता है जहाँ पे बस रखा जाता है, वैसे नाव जहाँ पे आती है, रुकती है, उनको क्या बोला जाता है, पोर्ट्स बोला जाता है. तो यहाँ पे एक अकाउंट दिया गया है. तो ये है स्टोरी ऑफ बारगासा. तो ग्रीक नेम क्या है, बारूच का ग्रीक नेम है बारगासा. तो इसके बारे में देखना है. द गल्फ इज वेरी नैरो एट बारगासा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी. द शिप्स हैव टू बी स्टीयर्ड बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वेर एम्प्लॉयड बाय किंग. द इम्पोर्ट्स मतलब जो बाहर से आते हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गल्फ जो है वहाँ पे जहाँ पे मेल हो रहा है, जमीन और जो समुद्र है वहाँ का मेल हो रहा है, उसको गल्फ कहा जाता है. वो क्या है, बहुत ही सकरा है, बहुत ही मतलब चौड़ाई नहीं है उसकी, एकदम नैरो है. और वहाँ पे नाव चलाना क्या है, बहुत ही मुश्किल है. तो जो शिप्स हैं उनको स्टीयर करना, मतलब नाव जो चलाई जाती है उसको बहुत ही स्किलफुल और जो एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन है उन्हीं लोग करते हैं. वो भी किसके द्वारा एम्प्लॉय किए जाते थे, किंग जिनको रखा है उन्हीं लोग के द्वारा वो किया जाता था. तो इम्पोर्ट जो है, जो बाहर से सामान आया जा रहा है, वो क्या है, वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कॉर्जल, टोपाज, क्लॉथ,
गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। तो बाहर से जो सेलर्स आते हैं वो ये सारे सामान यहाँ पे बेचने के लिए लेके आते हैं। तो एक्सपोर्ट मतलब यहाँ जो प्रोड्यूस होता है, ये जो एरिया है, ये जो जगह का नाम है बारूच, यहाँ से जो बाहर जाता है वो क्या है, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम हिमालयस, मतलब प्लांट्स मतलब हर्ब्स, जो दवाइयाँ वगैरह हैं हिमालय में मिलती है। आइवरी जो हाथी के दांत है, अगेट एक मटेरियल है, कैर्निलिन भी एक मटेरियल है जिससे मोती वगैरह बनाया जाता था, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम्स। तो ये जो है बाहर जाते थे। तो स्पेशल गिफ्ट्स वे बॉट बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग। दिस इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ। तो बहुत सारे गिफ्ट्स भी है जो मर्चेंट जो बाहर से आते थे, व्यापारी बाहर से आते थे, वो लेके आते थे। उसमें क्या है, सिल्वर के वेसल्स हैं, गाना गाने वाले लड़के, सुंदर सुंदर वुमेन्स, वाइन्स और फाइन क्लोथ। तो देखिएगा यहाँ पे मर्चेंट्स जो है गिफ्ट में क्या ला रहे हैं, इंसानों को भी लेके आ रहे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ खूबी है, जो सुंदर औरतें हैं जिन्हें वो दासी बना सके, उस तरीके का भी पहले हुआ करता था। अब उसके बाद हमको देखना है कॉइन्स। कॉइन्स से भी हमको बहुत सारी जो डिटेल्स है वो पता चलती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉइन्स। यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑफ पेज 82। तो हमने जो क्लेवर बॉय जो आदमी है उसके बारे में स्टोरी देखी थी पेज 82 में, जिसने जो है घास बेच के बहुत पैसे कमाए, उसके बारे में बता रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल thousands of coin belonging to this period. The earliest coin were in use about 500 years were punch mark coins such as one shown below. तो यहाँ पे एक पंच मार्क कॉइन है, 2 ठो। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड किए हैं कॉइन्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स, तो इस तरीके के बहुत सारे कॉइन, थाउजेंड्स ऑफ कॉइन जो है इस पीरियड के बारे जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। तो अर्लिएस्ट कॉइन्स वेयर 5500 ईयर्स अगो, तो 500 साल पुराने जो कॉइन्स है वो मिले हैं। तो ये जो कॉइन्स है ये क्या है, पंच्ड मार्क कॉइन्स। तो पंच, अगर किसी को पंच मारेंगे तो क्या है, मुक्का से मारेंगे। तो उसी तरीके से अगर आप पंच मारेंगे किसी मिट्टी वाली जमीन में, अगर गीली मिट्टी वाली जमीन, तो क्या है, आपके हाथ का निशान पड़ जाएगा। जैसे कि हम आटा को पंच मार मार के वो करते हैं। जैसे अगर आप सबसे इजी एग्जांपल है, अगर आप आटा रखेंगे उसमें आप पंच मारेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके हाथ का निशान पड़ जाएगा। तो उसी को क्या बोल रहे हैं, पंच्ड मार्क्ड। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पंच मार्क किसे को बोला जा रहा है। पंच मार्क कॉइन्स वेयर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर, राउंड इन शेप, आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड ऑफ अ flattened metal globules, a small spherical body. The coins were not inscribed but were stamped with symbols using dice or punches, hence they are called punch mark coins. These coins are found over most part of the subcontinent and remain in circulation till early centuries. तो बहुत सालों तक ये सर्कुलेशन में थे। कॉइन्स से जो लोग एक दूसरे से सामान खरीदा करते थे। तो इसे पंच्ड मार्क कॉइन्स जो है कैसे बनाया जाता था, एक मेटल शीट को काट के भी बनाया जाता था और उसमें क्या किया जाता था, पंच किया जाता था, या तो फिर छोटा सा सेम मेटल ग्लोबुल, मतलब छोटा सा मेटल का टुकड़ा लेके उसको फ्लैट करके ये कॉइन्स बनाए जाते थे। तो मेटल ग्लोबुल्स वाला जो है आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम आटे का लोई लेते हैं, छोटा सा एक आटा लिए, उसको आप दबाओगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो उसी तरीके से है कॉइन्स को भी बनाया जाता था। तो यहाँ पे अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज देख लेते हैं। छोटी सी स्टोरी पोयम है संगम कलेक्शन का। एज दे कैरिड द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अदर। तो यहाँ पे जो पैडी है, जो खेत का पैडी है, वाइट पैडी है, उसको किससे एक्सचेंज किया जाता है, सॉल्ट। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार थ्रू सैंड्स वाइट एज मून, taking whole families who hate to be left behind, the departure of the salt merchants leaves the city empty। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है, इस जो पोयम है, शॉर्ट पोयम, उसे अदर मीन्स मतलब बार्टर सिस्टम। वाइट पैडी के बदले क्या हो रहा है, सॉल्ट को एक्सचेंज किया जा रहा है। तो उसके बाद हमको देखना है सिटीज विथ मैनी फंक्शन। एक ही सिटी है जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे अभी के टाइम में अगर आप मुंबई को देखेंगे तो हमारा जो मुंबई है इंडिया में, वो बहुत सारे मतलब डिफरेंट रोल्स करते हैं। मुंबई में देखेंगे फिल्म स्टार्स रहते हैं। मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का। मुंबई का स्ट्रीट फूड भी बहुत फेमस है। मुंबई में जो
लोकल मार्केट है जहाँ कपड़े बैग्स वगैरह मिलते हैं, वो भी फेमस है। तो एक ही सिटी है लेकिन बहुत सारे फंक्शन करता है। तो वैसे ही है, यहाँ पे देखना है ओल्ड सिटी मथुरा। तो मथुरा अभी भी है हमारे, तो मथुरा जो है मोस्टली जो है अभी क्या है बहुत सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। तो मथुरा हैज़ बीन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट मोर देन 2005 ईयर्स एगो। तो यहाँ पे कितनी पुरानी सिटी है ये, 2005 ईयर एगो। इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स टू ट्रैवल एंड ट्रेड। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट था, ट्रैवल और ट्रेड के लिए। तो ट्रैवल और ट्रेड कहाँ से होता है, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाना है और नॉर्थ से साउथ जाना है, तो आपको मथुरा को पास करते हुए जाना है। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, तो फोर्टिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं। और सेवरल श्राइन्स भी है यहाँ पे। श्राइन्स मतलब जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, जो सन्यासी वगैरह लोग रहते हैं। फार्मर्स एंड हेडर फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरिया प्रोवाइडेड फूड फॉर द पीपल इन द सिटी। मथुरा वॉज ऑल्सो a center where some extremely fine sculpture was produced। तो ये एक सेंटर और था जहाँ पे फाइन स्कल्पचर्स भी प्रोड्यूस किया जाता था। तो अराउंड 2000 years ago, Mathura became the second capital of Kushanas, about whom you will be reading in chapter 9. Mathura was also a religious center where there were Buddhist monasteries and shrines, and it was also important center of worship of Krishna। तो यहाँ 2000 years के पहले जो खुशानास है उन्होंने इसको क्या बनाया था, अपना सेकंड कैपिटल बनाया था। और मथुरा जो एक रिलीजियस सेंटर भी है, आज भी है, जहाँ पे भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। और इसके अलावा जो है बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, जैन श्राइन। तो several inscriptions on the surface such as stone slabs and statues have been found in Mathura। तो यहाँ पे काफ़ी सारे inscriptions जो है सरफेस पे लिखे हुए हैं वो वहाँ पे मिले हैं, कहाँ पे, मथुरा में। तो generally these short inscriptions recording gifts from made by man and sometimes women to monasteries and shrines। These were also made by kings and queens, officers, merchants and craftspeople who lived in the city। For instance, inscriptions from Mathura mention goldsmith, blacksmith, weavers, basket makers, garland makers, perfumers। So perfumes भी मथुरा में बहुत फेमस है। आप अभी भी जाएंगे तो वहाँ पे परफ्यूम्स की आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगे। तो ये जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस है, ये रिकॉर्डिंग जो है कैसे कि गिफ्ट के तौर पे भी दिया जाता था मैन और वुमेन को, मोनास्ट्रीज को और श्राइन्स को। तो इसमें किंग और क्वीन भी बनाते थे, इसको काफ़ी सारे लोग जो है वो बनवाया करते थे। और इसमें काफ़ी सारे जो लोगों के बारे में लिखा हुआ रहता था। उसके बाद हमको देखना है क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में। तो क्राफ्ट्स मतलब जो मिट्टी के बर्तन हो गए, जो कपड़े हो गए, सब बास्केट वगैरह हो गया, उसको क्राफ्ट कहा जाता है। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नॉन एज नॉर्दर्न ब्लैक polish ware। It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent। तो ये जो नाम है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, तो ये नॉर्दर्न पार्ट में मिलता था सबकॉन्टिनेंट में, इसलिए इसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर रखा गया है। तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो ये जो है इस हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर मतलब बर्तन जिसमें एकदम ब्लैक जो शाइनिंग सरफेस है। तो इसको क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जो क्लीन है, जहाँ भट्टी है, जहाँ इसे पकाया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रखा जाता है। इससे जिससे क्या हो जाता है, जिसका आउटर सरफेस क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और एक फाइन ब्लैक स्लिक मतलब एक पेंट टाइप का जो है उसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे वो क्या जिसमें उसमें कैसे शाइनिंग आ जाती है, जैसे मिरर होता है वैसे उसमें शाइनिंग आ जाती है। तो रिमेंबर दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट्स हैव नॉट बीन सर्वाइव। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो रह नहीं पाई, वो सड़ गई या फिर समय के साथ वो खत्म हो गई। वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वाज इम्पोर्टेंट। तो कपड़े सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमको जो लिखित में टेक्स्ट अवेलेबल है उसमें पता चलता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। देयर वेर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन नॉर्थ, मदुराई इन साउथ, बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दिस सेंटर। तो बहुत सारे सेंटर्स थे जहाँ पे क्या है, कपड़े बनाए जाते थे, और वो कहाँ पे है, वाराणसी इन नॉर्थ और मदुराई इन साउथ। तो इन जो सेंटर्स है वहाँ पे मैन एंड वुमेन है ना, आदमी और औरत दोनों काम किया करते थे। तो मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज श्रीनीस। दिस श्रीनीस ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे जो क्राफ्ट पर्सन हैं वो क्या कर दिया, अपना एक एसोसिएशन बना लिया। इस एसोसिएशन को क्या बोला जा रहा है, श्रीनीस। तो ये जो श्रीनीस है
ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था जो कॉमन पीपल है उनको कैसे काम करना है, उसके लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता था, और फिनिश जो प्रोडक्ट है उसको कैसे बेचना है मार्केट में उसके लिए भी ये हेल्प करता था, ये जो ग्रुप है। और इन केस अगर लोन वगैरह चाहिए कुछ काम चालू करने के लिए तो वो भी ये प्रोवाइड किया करते थे। तो दिस श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक, जैसे कि मैंने बताया वो लोन भी प्रोवाइड करते थे। वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी, और ये एक बैंक भी जहाँ पे जो लोग हैं उनको पैसा जमा करके रखना है, जो रिच मैन और वुमेन है वो वहाँ पे पैसा भी जमा करते थे। एंड दिस वाज इन्वेस्टेड एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज रिटर्न एंड यूज फॉर सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनास्ट्री। तो जो लोग हैं जैसे कि आज बैंक सर्व करता है, बैंक में वो मनी डिपॉजिट करते थे और ये जो मनी है उसको यूज किया जाता था जो उनका जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए, और इन जो रिटर्न है उनको इंटरेस्ट के साथ जो पैसे वापस किए जाते थे, जो उनके व्यापार से जो पैसे उनको मिलते थे उनको एज ए इंटरेस्ट जो है उनको रिटर्न कर देते थे। और ये जो पैसे हैं और ये जो श्रेणीज का ग्रुप है ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनास्ट्री को भी सपोर्ट करता था। तो इसके पास जो रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, तो ये जो है अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब्ड है। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य जो है, जो विष्णुगुप्त के जो नाम से प्रचलित है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। चाणक्य नीति के बारे में आपने सुना होगा। तो ये इनका जो एक मेंशन है उसमें एक जो अर्थशास्त्र है उसमें ये लिखा हुआ है, दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिसर। स्पेशल ऑफिसर के अंडर जो है स्पिनिंग और वीविंग कैसे होता था वर्कशॉप पे जहाँ पे काम हो रहा है। तो विडोज, यंग मैन हु वेयर डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर्स ऑफ courtesans, retired women servants of the king, women who have retired from the service in temple may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। तो यहाँ पे जो विडोज मतलब जो विधवा औरतें हैं, जो यंग मैन है जो मतलब थोड़ा बहुत उनके में खराबी है, मतलब थोड़ा बहुत पैर नहीं चल रहे इस टाइप का, जो डिफरेंटली एबल्ड है, नन्स है, और जो माएँ हैं कोर्टिशन जो कोर्ट में काम कर रहे हैं, जो रिटायर्ड वुमेन है, बूढ़ी औरतें हैं, वो सब क्या है, और वो सब क्या है यहाँ पे काम किए जाते थे। तो प्रोसेस क्या करते थे, वुल को हो गया, बार्क हो गया, कॉटन हो गया, हेम्प हो गया, हेम्प जो नशा करने वाला चीज होता है, भांग, हेम्प जो भांग जो है उसको बोला जाता है, और फ्लैक्स के सीड्स होते हैं। तो फ्लैक्स का जो डंडा होता है, फ्लैक्स सीड जो अलसी बोलते हैं उसका जो डंडा होता है उसको भी प्रोसेस करके कुछ कुछ सामान बनाया जाता था। तो दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो इनको कैसे पेमेंट मिलता था, जैसे वो क्वालिटी और क्वांटिटी किस तरीके का वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। वुमेन्स हु वर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम। तो जो औरतें जो है घर से निकल के काम नहीं करती थी उनको क्या है रॉ मटेरियल घर में प्रोवाइड किया जाता था, और वो घर से काम करके जो काम है उसको वापस भेज दिया जाता था। तो वुमेन who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their wages. They should be enough light to examine the work. In case the superintendent looks at the woman or talks about anything other than work, he should be punished. If a woman does not complete her work, she will have to pay a fine and her thumbs can be cut off. तो यहाँ पे जो वुमेन है जो भी अपना काम कर रही है जो वर्कशॉप में, वो क्या करती थी, अपने घर जाने से पहले जो भी उन्होंने बनाया है वो जाके सुपरिटेंडेंट को देती थी, और उनके बदले में क्या है उनको पैसे मिल जाते थे, उनका जो वेज जो उनका डेली का जो पैसा है वो मिल जाता था। और एकदम मतलब क्लोज लुक जो सुपरिटेंडेंट है जो वहाँ पे देख रेख करने वाला है, जो वुमेन्स को देख रहा है, उसने अगर काम के अलावा कोई भी बात की तो उनको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था। और जो वुमेन है वो अपना काम अगर टाइम से नहीं कर रही है तो इसके लिए उनको या तो फाइन देना पड़ता था या तो उनके जो अंगूठा है उसको काट दिया जाता था। अब हमको देखना है क्लोजर लुक अर्केमेडू। अर्केमेडू एक जगह का नाम है जिसको हमको देखना है, और कहाँ पे है, पुडुचेरी में, मतलब साउथ साइड में है। फाइंड अर्कोमेडू इन पुडुचेरी ऑन मैप 7105। तो ये आप देख लेंगे। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 88। तो बिटवीन 2200 and 1900 years ago, so Archimedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from the distant land. A massive brick structure which may have been a warehouse was found at this site. तो यहाँ पे अर्कीमेडू जो है कोस्टल सेटलमेंट है जहाँ पे शिप्स आते जाते थे, मतलब एक पोर्ट सिटी है जहाँ से जो सामान बाहर से आता था, बाहर दूसरे देशों से आता था, वहाँ पे अनलोड किया जाता था। तो यहाँ पे एक ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है, वो क्या है, वेयर हाउस है, गोदाम है। तो अदर फाइंड्स इंक्लूड
तो यहाँ पे और क्या क्या मिला है, पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन सच एज एम्फोर, डबल tall double handed jars that contain liquid such as wine और ऑयल। तो यहाँ पे आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा, एक मटका टाइप का रहता है थोड़ा सा लंबा, जिसमें दोनों तरफ से डंडा होता था पकड़ने के लिए, हैंडल होता था पकड़ने के लिए। तो उसके अंदर क्या होता था, मे बी वाइन और ऑयल। और स्टैम्प्ड रेड ग्रेस पोट्री, तो ये बाहर से आया हुआ सामान है, नॉन एज एरिटाइन वेयर विच वॉज नेम्ड आफ्टर ए सिटी इन इटली। तो देखिए कहाँ कहाँ से सामान जो है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आया करते थे हमारे देश में। देयर वॉज दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले इनटू सैमोन। तो ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है इससे। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली थ्रू रोमन डिजाइन्स वेयर यूज्ड, रोमन लैम्प्स, ब्रशवेयर्स एंड जेम्स वेयर आल्सो फाइंड एट दिस साइड। यहाँ पे बहुत सारे सामान जो है जो बाहर से आते थे, जैसे रोमन लैम्प्स हो गया, ग्लास के सामान हो गया, ग्लासवेयर, और हीरे जवाहरात, जो जवाहरात है, जेम्स, कीमती पत्थर। तो स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड that were probably dyeing vats used to dye cloths. There is plenty of evidence for making beads from some precious stones and glass. So यहाँ पे क्या है, स्मॉल जो टैंक्स है जहाँ पे कपड़ों को डाई किया जाता था वैट्स से। वैट मतलब एक कलर करने वाला जो एक मटेरियल है, एक केमिकल है, तो उसको वो भी यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे जो मोती बनाने का भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं सम प्रेशियस स्टोन से। तो यहाँ पे देखेंगे तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, सेवरल पीसेस ऑफ पोएट्री हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन ब्राह्मी दैट विच वाज यूज्ड टू राइट तमिल। तो यहाँ पे तमिल में कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो अब हमको देखना है, जैसे कि हर चैप्टर में दिया रहता है एल्सवियर, जैसे हमारी कंट्री में फ्लरिश हो रहा था सिटीज, वैसे ही जो है रोम में भी सिटीज जो है कैसे फ्लरिश हो रहा है, उसको एक झलक में देखना है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द यूरोप एंड डेवलप्ड around the same time as the cities in the Ganga Valley. Rome was the capital of the largest empire, one that spread across Europe, North Africa and West Asia. Augustus was one of the most important emperor who ruled about 2000 years ago. जैसे हमारी कंट्री में जो सिटीज है वो डेवलप हो रही थी, वैसे ही रोम जो है, जो कैपिटल था बहुत बड़े एम्पायर का, किसका, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया का, वो भी वहाँ पे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे इसका एम्परर कौन था, राजा कौन था, अगस्टस। और ये कब की बात है, 2000 years ago. Said that he found Rome a city of brick and made it into a city of marble. तो वो क्या है, अगस्टस ने क्या है, जब उसको ये सिटी मिली थी तो ये क्या था, ईंटों का शहर था, और उसने क्या बना दिया इसको, मार्बल पत्थर का शहर बना दिया। He and later ruler built temples and palaces, और उन्होंने क्या बनाया, टेम्पल्स और पैलेसेस। They also built huge theater, open arenas surrounded by tiers of seats where citizens could watch all kinds of shows and public baths with separate timings for men and women. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, एम्पी थिएटर मतलब ओपन एरिना, ओपन स्पेस, जहाँ पे क्या है, गोल आकार में चारों ओर जो है लोग बैठ सकते हैं और बीच में अगर कोई शो हो रहा है उसको देख सकते हैं। और पब्लिक बाथ्स भी बना है जहाँ पे मैन और वुमेन जो है अलग अलग टाइमिंग में वहाँ पे आके नहा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, एक दूसरे को मिल सकते हैं, वे पीपल मीट एंड रिलैक्स। ह्यूज aqueducts, channel of supply water were built to bring water to the city for bath, fountains and toilets. तो यहाँ पे जो है चैनल जो है, जहाँ मेन स्रोत है पानी का, वहां से क्या है, पानी को सप्लाई किया जाता था, कहाँ पे, सिटी से, और किस किस पर्पज से, नहाने के लिए और फाउंटेन्स वगैरह के लिए और टॉयलेट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एडिकेट है जहाँ से पानी जो है, देखिए अलग अलग, जैसे बांध होता है ना अभी के समय में, वैसे अलग अलग तरीके से यहाँ पे पानी पहुंचाया जा रहा है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। हिस्ट्री का जो ये चैप्टर है, जहाँ पे हमने देखा कि सिटीज़ कैसे बढ़ रही हैं, बढ़ी, और इन सिटीज़ के बारे में हम अभी के टाइम में कैसे जान रहे हैं उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगे, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।